नमस्कार, बिग फाइट में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रोहित विक्रम सिंह। भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड के लिए पहले ही 40 स्टार प्रचारकों को की लिस्ट जारी कर चुकी है। वहीं अब कांग्रेस ने भी अपने स्टार प्रचारकों को उत्तराखंड के चुनावी रण में उतार दिया है। पीएम मोदी रुद्रपुर में जनसभा को अपने पक्ष में कर चुके हैं। वहीं अब कांग्रेस के स्टार प्रचारक राहुल गांधी की आगामी कुछ दिनों के में अल्मोड़ा और हरिद्वार में जनसभा है। क्या रहेगा खास इस चुनावी द्वंद्व में, ये रिपोर्ट देखिए। जी का उनके हृदय में हमेशा उत्तराखंड बसता है और उत्तराखंड के लोग हमेशा उनकी प्रतीक्षा करते हैं। उनका आना हमारे लिए बहुत ही एक उत्सव जैसा होता है। हम सब प्रतीक्षा करेंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करेंगे, अभिनंदन। ये बड़ा हमारा सौभाग्य है। वो एक सभा पहले हमें रुद्रपुर में दे चुके और पहले जैसा सुन रहे थे कि प्रधानमंत्री जी की एक ही सभा होगी, पर हमने सबने आग्रह किया कि हमें कम से कम 5 वरना 3 सभाएं मिलनी चाहिए। तो एक सभा और उनकी कंफर्म हुई है 11 तारीख की, जो हरिद्वार लोकसभा में होगी। तो मुझे लगता है इस सूचना से ही हम सब आनंदित हैं और उत्साह में हैं। प्रत्येक कार्यकर्ता बहुत जोश में है और मुझे लगता है कि उनके आने मात्र से ही लाखों का फ़र्क हमारी पांचों लोकसभाओं पर दोबारा जिस तरह से उन्होंने कार्य किए हैं, जिस तरह से एक लंबी पारी और जिस तरह से भारत का भविष्य हम देखते हैं उनमें, तो मुझे लगता है कि सुखद परिणाम अभूतपूर्व मार्जिन के साथ हमें प्राप्त होने वाले हैं। हमने आग्रह किया है कि भाई एक जनसभा हमें ऊपर गढ़वाल में अगर और मिल जाए तो अब हमारा उनका समय पर निर्धारित है, क्योंकि प्रथम चरण का है और आगे तक के पूरे चुनाव खुले हैं। इसके बाद आज भी वो 3 जगह हैं, राजस्थान में है और यूपी की 2 जगह हैं। तो उनका जितना समय मिल जाए, हम बात तो प्रार्थना ही करेंगे, पर जितना समय मिल जाए, मुझे लगता है एक सभा और मिल जाएगी तो हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी। उनके बनने के बाद उत्तराखंड के लिए अनेक अनेक योजनाएं जो कभी पहले स्वीकृत नहीं हुई थी, वो स्वीकृत हुई हैं, भूतों न भविष्य में। इसलिए उत्तराखंड की जनता उनसे बहुत प्यार करती है, क्योंकि सबको पता है कि मोदी जी भी उत्तराखंड से बहुत प्रेम करते हैं। तो कुल मिलाकर स्टार प्रचारकों की एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की हो या फिर कांग्रेस की हो। स्टार प्रचारक अपने पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। 2 अप्रैल को रुद्रपुर में उनकी एक विशाल जनसभा हो चुकी है और संभावनाएं हैं या फिर पूरी पक्की खबर ही कह सकते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री ने भी इस बाबत कहा है। 11 तारीख को हरिद्वार में जनसभा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसके साथ ही एक तीसरी जनसभा भी भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री की मांगी है श्रीनगर के लिए, गढ़वाल के श्रीनगर में। तो कुल मिलाकर कुमाऊं और गढ़वाल के दोनों समीकरणों को भारतीय जनता पार्टी साधना चाहती है। 8 तारीख को सीएम योगी आ रहे हैं, फिर 11 तारीख को दोबारा आएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 12 तारीख को आ रहे हैं, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आ रही हैं। तमाम दिग्गज नेता अब धीरे धीरे पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी कैलेंडर जारी कर रही है। कांग्रेस में भी अब स्टार प्रचारकों की सूची बीते रोज जारी हो गई है। तमाम नेता कांग्रेस में भी आएंगे। प्रधानमंत्री मोदी का उत्तराखंड में दोबारा आना और तीसरी बार अगर आ गए तो कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, इन्हीं तमाम विषयों को लेकर हम चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में भी हैं और वर्चुअल माध्यम से भी जुड़े हैं। देवचंद सिंह उत्तराखंडी जी हैं, उत्तराखंड क्रांति दल के प्रदेश प्रवक्ता है, आपका बहुत स्वागत उत्तराखंडी जी। और संजीव वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं। वर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आशीष सैनी जी हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। सैनी साहब, बहुत स्वागत है आपका। और हरीश मैक्रू जी हमारे साथ जुड़े हैं। मैक्रू जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो कुल मिलाकर चुनावी समर है, मौसम बिल्कुल चुनावी हो चुका है। और सबसे पहला कमेंट उत्तराखंडी जी से मैं लूँगा, क्योंकि बहुत देर से पहले ही स्टूडियो में आके हमारे साथ बैठे हुए थे। देवचंद सिंह उत्तराखंडी जी, क्या लगता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार उत्तराखंड रुक कर रहे हैं। हालांकि दक्षिण भारत में उनके तमाम जो जनसभाएं हैं वो प्रस्तावित हैं, लेकिन उत्तराखंड में उनका आना पार्टी के लिए कितना मुफीद साबित होगा, क्योंकि सबसे बड़े स्टार प्रचारक हैं और यहाँ पर विपक्ष बनाम मोदी की ही लड़ाई हो रही है, कैंडिडेट नहीं देख रहा है कोई। जी, क्या कहेंगे? देखिए रोहित जी, ये आपने पहले बता दिया कि जो भी यहाँ पर हो रहा है वो कैंडिडेट बनाम पीएम चल रहा है। तो विपक्ष के जो भी उम्मीदवार हैं वो सीधे सीधे प्रधानमंत्री से लड़ते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कोई भी बीजेपी के पास ऐसा कोई चेहरा उन्होंने
पिछले काम के आधार पर नहीं दिखाई दे रहा है जो पीएम मोदी के बिना अपनी जीत हासिल करने की ज़रूरत रखता हो। अभी वर्तमान में जिन जगहों पर मोदी जी की रैली होनी है वहाँ पर आपको हरिद्वार में हो या श्रीनगर पौड़ी में हो या फिर टिहरी में भी हो, टिहरी, इन सभी जगहों पर जो हमारे उम्मीदवार या हमारे समर्थक उम्मीदवार जो वहाँ पर हैं वो अच्छी बढ़त और अच्छी उसमें फॉर्म में अभी चल रहे हैं। और मुझे इससे कहते अतिशयोक्ति नहीं है कि हमारे उम्मीदवारों ने जो मुद्दे, जो हमारा आपको बता दें आज ही हमारा जो शपथ पत्र, संकल्प पत्र हमारा भी जारी हो चुका है और उसको लेकर जब हम जनता के बीच में रहेंगे तो निस्संदेह लोगों का ध्यान हमारी तरफ है। दूसरी तरफ जनता के बीच बदलाव की बहार निस्संदेह है, हर आदमी के मुंह में इस बात का है कि बदलाव है। और जनता ये कहती है कि अगर सत्ता और रोटी अगर इसको पलटे न करें तो ये रोटी जल जाती है और सत्ता तानाशाही हो जाती है। और ये दिखने में भी आता है। आपको देखें कि सत्ता इतनी तानाशाही हो जाती है कि हमारे किसी आम नागरिक पर एक विधायक सड़क पर सरेआम लड़ाई करते हुए दिखाई देता है, लेकिन उस पर उनकी अनुशासनहीनता की कार्रवाई के बजाय उस आम नागरिक को प्रताड़ित किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं सत्ता इतनी क्या नाम कहते हैं वो निरंकुश हो चुकी है कि जितना सब कुछ होते हुए भी दिल्ली में किरण नेगी, उत्तराखंड में अंकिता भंडारी और ऐसे ही कई उत्तरकाशी में जो हमारे 3-4 बालिकाओं के साथ जो कार्रवाई हुई है, इस प्रकार से भी जब सरकार कोई संज्ञान नहीं लेती, एक बार संज्ञान तो ले लेती, समितियां बना देती है, हमने जेल में डाल दिए हैं और जेल में इसको तो फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाना चाहिए ऐसा केस। अगर महिलाओं के प्रति अगर आपकी थोड़ा भी सद्भावना होती, वो आपका इसमें भाव होता, उनको रिगार्ड्स अगर मिलता होता तो आप जरूर इस संज्ञान में लेते। अभी आपके बीजेपी के ही आपने देखा स्टार प्रचारक और कोई सांसद बात करते हैं इस बार 400 पार। उनसे पूछा गया कि 400 पार के लिए कारण क्या है, तो वो बताते हैं कि 400 पार करने के बाद हम विधान में जो हमारा जो संविधान है उसको हम बदली करेंगे और मनुस्मृति को लाएंगे। आप समझ सकते हैं जब मनुस्मृति आएगी तो क्या जो ये बोलते हैं सबका अधिकार, सबका साथ, सबका विकास, ये लागू हो पाएगा? नहीं है, मनुस्मृति में कहीं नहीं है। दूसरा, महिलाओं को तो कहीं भी उनको स्वतंत्रता स्वायत्ता है ही नहीं, तो फिर ये किस विचारधारा से ये वोट मांगने के लिए आगे आ रहे हैं? क्या विचारधारा है इसमें? तो मैं कुल मिलाकर ये कहना चाहता हूं कि जब अभी घोषणा पत्र आपने देखा होगा बीजेपी का आया नहीं, बीजेपी उन लुभावने वाले चीज़ों को लेकर आएगी जो बाकी लोगों के घोषणा पत्र में नहीं होंगे, वहां से कुछ नकल करेगी और एक जुमले के रूप में हवा में फेंक कर चली जाएगी। अभी भी आज एनडीए के ही अलायंस है, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, उसके अध्यक्ष आए थे जो कि केंद्रीय राज्य मंत्री हैं रामदास अठावले। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पार्टी मुख्यालय में अभी 2 दिन पहले ही पत्रकार वार्ता थी, उन्होंने कहा था हम कोई संविधान बदलने नहीं जा रहे, एनडीए की सरकार कोई संविधान नहीं बदलेगी। विपक्ष झूठे आरोप लगा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं, वो भी वचन उन्हीं के थे, वो भी उन्हीं के वक्तव्य थे जो उन्होंने नागपुर में दिए हैं। चलो अगर नहीं है तो बड़ी अच्छी बात है, देर आए दुरुस्त आएगा। अगर ये बात करते हैं कि संविधान नहीं बदलते हैं लेकिन संविधान से छेड़छाड़ तो करते हैं, संविधान को कहीं मानते नहीं। अब आप बताओ कि किसी को भी जब जो अगर ये सीबीआई और ईडी और इलेक्शन कमीशन इन सबको खरीद सकती है तो यह संविधान की अवहेलना नहीं है। न्याय को खरीदने की बात करते हैं, यह संविधान की अवहेलना नहीं है। एकमात्र हम धन्यवाद करते हैं सुप्रीम कोर्ट का कि जब तक सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ जी हैं तो लगता है कि न्याय बचा रहेगा और जो हमारा संविधान है वो जिंदा रहेगा। नहीं तो न जाने वो कब धमकी देकर हर किसी को खरीद करके और कुछ भी अपने हिस्से में, अपने पाले में न्याय दिला सकते हैं। आपको देखना होगा कि मैं तो कांग्रेस का पक्ष नहीं लूँगा, लेकिन पहली बार लोकसभा में ऐसा हुआ जब 100 से ज़्यादा लोगों को सवाल पूछने पर निष्कासित कर दिया गया। ये घटना क्या पहली बार नहीं है? ये संविधान की अवहेलना नहीं है। लेकिन चलो ठीक है, इनका स्टार प्रचारक अगर आते हैं तो आपने देखा होगा कुछ दिन पहले जेपी नड्डा जी की यहाँ पर हरिद्वार में रैली होती है और एक के बाद एक सीट खाली होती है और ये दावा करते हैं कि वहाँ बहुत भारी भीड़ थी। तो आने वाले टाइम में आपको लग जाएगा कि अगर कितने भी भाड़े में लेकर आएंगे तो उन्हीं को लेकर आएंगे जो मजदूरी कराए, लेकिन जो दिल से चाहे उत्तराखंड को चाहेगा वो इनकी भीड़ और इनकी रैलियों में सहयोग नहीं करेगा। हरीश मैखुरी जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। मैखुरी जी, स्टार प्रचारकों की सूची बीजेपी की लंबी चौड़ी तैयार हो चुकी है, कांग्रेस की भी तैयार है, बीते रोज उन्होंने भी जारी कर दी है। पीएम मोदी दोबारा आ रहे हैं और उम्मीद है कि तीसरी बार श्रीनगर में भी जनसभा करेंगे। योगी जी भी 8 तारीख को आ रहे हैं और 11 तारीख को आएंगे। क्या लग रहा है मोदी जी और योगी जी के आने से कुछ इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि जनता जो है प्रत्याशियों को नहीं देख रही?
नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने जो अपने स्टार प्रचारक हैं, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और उत्तराखंड पे भी बहुत सारे स्टार प्रचारक रखे गए हैं। सतपाल महाराज जी आज अलवर में गरजे, उन्होंने कहा कि यदि 400 बीजेपी जीतती है तो पीओके हमारा होगा। उसी तरह से मोदी का हरिद्वार में कार्यक्रम प्रस्तावित है, शीघ्र ही रैली होने वाली है, उसकी तैयारियां चल रही हैं। श्रीनगर में भी एक रैली होगी, और जो ये हरिद्वार में है रैली, उसमें यह है कि जो 8 सीटें हरिद्वार में बीजेपी ने लूज की थी, तो उसको साधने की तैयारी है। विधानसभा वाली जी, जो 8 सीटें विधानसभा में लूज की थी, उसको साधने की भी भविष्य में तैयारी है। तो इसी क्रम में मोदी जी हरिद्वार पहुंच रहे हैं। उसके अलावा जो घोषणा पत्र है वो थोड़ा सा अभी आया नहीं है, लेट हो गया इन बीजेपी वालों का। कांग्रेस का तो आ चुका है, और यूकेडी का तो उनके प्रवक्ता बता सकते हैं, बैठे हुए हैं कि मतलब अभी भी क्या उसमें है, कब आ सकता है उन लोगों का भी घोषणा पत्र। असल में क्या होता है, जब घोषणा पत्र सभी पार्टियों के आ जाते हैं जी, तब मतदाता, जो जागरूक मतदाता है, वो एनालाइज करता है कि भाई किसके घोषणा पत्र में हमारे लिए क्या है। तो इसके बाद ही थोड़ा सा माहौल बनता है। तो जितनी जल्दी घोषणा पत्र हो सभी दलों का आ जाना चाहिए, ताकि जनता को एनालाइज का मौका मिले, विश्लेषण का अवसर मिले। और रही जहां तक एक हमारे परम मित्र में थोड़ा सा लेट आया, तो वो कह रहे थे कि वहां संसद से सदस्यों को निकाल दिया। तो असल में वो जो सदस्यों को बाहर किया है, तो वो नियम तो पहले से बने हुए हैं ना, वो भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बनाए थे, वो तो पुराने बने हुए हैं जहां तक मैं समझ पाता हूँ। उन्हीं नियमों में जो व्यवस्था दी गई है उसके अंतर्गत सस्पेंड हुए हैं सांसद। तो इससे पहले भी होते रहे हैं, अनेक बार होते रहे हैं, तो कोई नया नहीं है ये। अब एक चीज ये है कि संविधान बदलने की जहां तक बात है, तो उसमें भी मैं राजीव गांधी जी का एक बयान आजकल बड़ा वायरल हो रहा, उसमें वो कह रहे थे कि संविधान बदलने की आवश्यकता पड़ेगी तो हम बदलेंगे। तो ये धाराएं में अमेंडमेंट की बात नहीं है, संविधान बदलने की बात की थी राजीव जी ने भी। वो बयान मेरे पास तो हमने तो सोशल मीडिया में भी उसको देखा है, फेसबुक वगैरह में भी देखा उस बयान को जी। तो मतलब ये है कि जो भी होगा भारत के संविधान के दायरे में होना चाहिए, होगा। और भारत का संविधान जो है ना, वो भारत की आत्मा है, और इसको बड़े शिद्दत से करीब 300-400 लोगों ने विश्व के 200 संविधान के अध्ययन करने के बाद इसको बनाया है। तो बहुत सारी चीजें इसमें थोड़ा सा अगर समय के साथ उनकी आवश्यकता नहीं, जैसे मेरे ख्याल 200 से अधिक धाराएं भारतीय जनता पार्टी ने हटा दी, वो अंग्रेजों के जमाने की थी। आज हम लोग हाई टेक हो गए हैं तो उनकी आवश्यकता नहीं रही। उसी तरह से भविष्य में भी कोई ऐसा नहीं था कि इसमें संविधान में संशोधन की गुंजाइश ना हो, ऐसा नहीं रखा गया था। हमारा संविधान बड़ा लचीला है जी। और मेरे ख्याल से विश्व के लोकतंत्र में ऐसा मजबूत संविधान और ऐसा फ्लेक्सिबल, जो जनता की इच्छाओं को समझे, ऐसा संविधान हमारा बनाया गया है। तो उसमें यदि थोड़ा बहुत चेंजेज होते भी हैं तो कोई बहुत मतलब उसमें जुल्म की बात नहीं है। और रही बात जनता के मूड की, तो जनता के हमने बहुत सारे मामलों में मूड तय कर रखा है। बहुत सारे मामलों में जो ही सभी पार्टियों का घोषणा पत्र आएगा तो तब होगा। और दूसरा यह है कि अब पार्टी जो है ना, सारी पार्टियों को इस चुनाव को गंभीरता से लेना चाहिए। मैं आदरणीय हरीश रावत जी का एक बयान देख रहा था कि उन्होंने कहा कि हमारी तैयारी मतलब कुछ कम चल रही है। तो वो उन्होंने सीधे सीधे ऊपर हाई कमान को भी इंडिकेट किया है कि भाई थोड़ा सा और स्फूर्ति लाओ, तेजी लाओ, क्योंकि हरीश रावत जी हमारे बहुत पुराने, मतलब राजीव गांधी जी के जमाने में वो कांग्रेस सेवा दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे, तो उस जमाने के नेता हैं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे हैं, बहुत सारे पदों पर रहे हैं। तो उन्होंने यदि ये चीज कही है तो इसका कहीं ना कहीं संकेत ये है कि कांग्रेस को और मजबूत से अपनी तैयारी करनी पड़ेगी। मतलब अगर मैदान में बने रहना है, फाइट करना है, तो निश्चित रूप से सभी दलों को चुनाव को गंभीरता से लेना चाहिए। लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है ये। और आशीष सैनी जी और मैखरू जी, हम आपको ये भी बताना चाहते हैं, और सैनी जी मेरा सवाल भी है आपसे। कल हमारी 3 टीमें जो हैं फील्ड में थीं और करीब 1-1 घंटे का हमने जनता से बातचीत की, यानी कि कुल 3 घंटे अलग अलग रिपोर्टरों ने फील्ड में जनता के नब्ज को टटोला। मैं खुद भी फील्ड में था। अधिकतर जो जनता है, जनता बीजेपी के प्रत्याशी से नाराज़ थी, लेकिन वो फिर भी स्वीकार कर रही थी कि हम मोदी जी के वजह से ही वोट देंगे।
प्रत्याशियों से हमें कोई लगाव नहीं है। सैनी जी, ये जनता ने कहा है, मैं खुद फील्ड में था, मेरे कैमरे पे कहा है, मैंने सुना है, और वो ये सारे प्रोग्राम चले भी हैं हमारे यहाँ। जी, मैं आपकी बात से जी की और ये संपूर्ण वक्त सहमति जताते हुए मैं दो बात पे जो पहली ये जो आपने कही है, देश के अनेक राष्ट्रीय नेताओं पर, सांसदों पर, विधायकों पर बना हुआ है। उसी तरह से जो स्थानीय लोग हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलने से डरते हैं। उनको डर इसलिए है कि उनके जो बीजेपी के जो गुंडा एलिमेंट है उनको कहीं प्रताड़ित और करने का काम ना करे। दूसरा, जो आम मतदाताओं में आपने ही मुझे बताया, तो मैं आपकी बात से सहमति करते हुए कहता हूं कि लोग बीजेपी के प्रत्याशियों से नाराज है और भारतीय जनता पार्टी के लोग बार बार जो एक ही आलू की सब्जी बार बार बना रहे हैं कि मोदी जी के नाम पर दे दो, मोदी जी के नाम पर दे दो। और मोदी जी अभी आए तो मोदी जी ने कहा शहीदों के नाम पर दे दो, धर्म के नाम पर दे दो। इस तरह से इनका एक फिक्स एजेंडा है, यानी धर्म के ठेकेदार भी बीजेपी के लोग बन गए और शहीदों के नाम पर वोट मांगने वाले लोग भी हैं। वास्तव में शहीद होने के लिए लोग अगर जिम्मेदार है तो बीजेपी की सरकार है, इनकी ढुलमुल नीतियां हैं। और वर्तमान में मैं एक मुद्दे से और बताऊंगा कि जो 400 पार का नारा बार बार ये कहा जा रहा है, ये देने का कारण संविधान को समाप्त करना है। मैं मैकुरी जी को बताना चाहता हूं कि संविधान में कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल्स हैं वो अलग चीज है और आईपीसी अलग है और सीआरपीसी अलग होती है और सिविल कोड जो है वो अलग है। आप भारतीय जनता पार्टी जिन संशोधनों की बात करती है कि उन्होंने की है, वो एक रूटीन संशोधन है, उसमें कोई बहुत लंबी बात नहीं की। या जिन्होंने हत्या की धारा का नंबर बदल दिया तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया, लेकिन ये ध्यान भटकाने की कोशिश है। और लेकिन मूल कोशिश भारतीय जनता पार्टी की है कि संविधान समाप्त हो, दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं और साथ ही देश के बहुत बड़े वर्ग के जो अधिकार हैं जो संविधान से मिलते हैं उनको समाप्त कर दिया जाए। और भाजपा ने इसके लिए प्लानिंग की है, यही प्लानिंग की थी कि उन्होंने सबको धर्म की चटनी चटाकर जिस तरीके से खुद ठेकेदारी करके काम शुरू किया, तो ये काम उनके लिए खतरे के आया। कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, राहुल गांधी जी ने 2 यात्राएं निकाली और स्थानीय नेताओं ने भी, हमारे कांग्रेस के पदाधिकारियों ने भी हमेशा एक बात रखी कि मुद्दा जो आपके जीवन को प्रभावित करता है, मुद्दा जो आपको रोज परेशान करता है, मुद्दा वो जो आप सरकार से चाहते हैं, उन मुद्दों के आधार पर, मैनिफेस्टो के आधार पर मतदान करें। मैं गुरु जी की इस बात से मैं सहमति हुआ कि मैनिफेस्टो पढ़े तब वोट दें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ना मैनिफेस्टो है ना कुछ, क्योंकि 2014 2019 दोनों बार इनका मैनिफेस्टो जो था वो उन्होंने कूड़े के ढेर में फेंक दिया। आज भी प्रधानमंत्री, यदि आप पिछला जो भाषण था वो जो रुद्रपुर में दिया उसे भी सुनेंगे और अभी 2 जगह और देंगे भाषण, तो जब उन भाषणों को सुनेंगे तो उनमें कोई तालमेल उत्तराखंड के उत्तराखंडीयत से जुड़ा हुआ नहीं है। और जो अग्निवीर योजना जिन्होंने सेना पर लगाकर देश के और प्रदेश के युवाओं का गला घोटने का काम किया है, वह अग्निवीर योजना तो ये राजनीतिक संगठन में बीजेपी में लागू कर चुके हैं। ये 4-4 साल के मुख्यमंत्री 4-4 साल के नेता खड़े करते हैं और ताकि वो पूरा निकम्मापन दिखाएं और बाद में चुपचाप से हटा दें। जब ये परिवारवाद की बात करते हैं हरिद्वार में, लेकिन जब टिहरी में आते हैं तो परिवारवाद भूल जाते हैं। ये इनके जो सांसद हैं, अपनी सांसद निधि तक भी जो सबसे आसान काम है खर्च करना, उसे भी खर्च नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारे सवाल लेकिन जनता के जो जवाब है वो ये है कि वो जब मतदान करने का वक्त आएगा तब वो अपने तरीके से मतदान करेंगे। खुलकर मतदान करने में, खुलकर कैमरे के सामने बोलने में देखो डर लगता है। बीजेपी के लोग किस तरह से कितने नीचे गिरकर उन लोगों को परेशान करने का काम कर रहे हैं जो कांग्रेस के साथ हैं। आज पूरे देश में अनेक दल इकट्ठे होकर इंडिया गठबंधन के नाम पर इकट्ठे हुए। आप गवाह हैं सर इस बात के कि तमाम उन चैनलों पर जो गोदी मीडिया के चैनल थे, इंडिया गठबंधन के नाम को बार बार गलत तरीके से बोला गया। उन्होंने बार बार कभी इंडी गठबंधन कभी कुछ कहा, वो इसलिए कहा क्योंकि उनसे प्रभावित होते हैं। उन्होंने कभी एनडी गठबंधन नहीं कहा। लेकिन आज भी क्या है कि जो दल कांग्रेस के गठबंधन में शामिल हुए उन्हें पूरी ताकत से कुचलने की कोशिश की गई। झूठे मुकदमे दर्ज कर जेल भेजने का काम किया जा रहा है। केजरीवाल पर और हेमंत सोरेन पर जो मुकदमे लगाए हैं वो निश्चित रूप से झूठे हैं। आप साल 2 साल 3 साल बाद जब इनका राजनीतिक कार्य निकल जाएगा तब वो उसकी बात नहीं करेंगे। जो चार्जशीट जिन लोगों ने बीजेपी ज्वाइन कर ली उनकी चार्जशीट गायब कर दी गई, उन्हें खिलाफ कार्रवाई रोक दी गई। और आपको साफ जो एसबीआई ने जो ये चंदे की लिस्ट निकाली, चंदे का धंधा पोल खुली है, उस चंदे के धंधे में साफ दिखाई दे रहा है जो इनकी पार्टी में आता है या सपोर्ट करता है वो चंदा लेकर वो धंधा ले रहा है, और जो सही नहीं लेगा उसे झूठी गवाही दिलवाकर कांग्रेस के और उनके सहयोगी गठबंधन के लोगों को जेल भेजा गया है। संविधान को तो एक खोखला कर चुके हैं।
अब ये ठीक है। समाप्त करने के लिए 400 पार मांग रहे हैं, लेकिन देश की जनता ने अब की बार इन्हें भगाने का निर्णय जो लिया है जी। वो बहुत मजबूत निर्णय लिया है और पूरा अंडर करंट जैसे 2004 में इनको भगाया गया था ऐसे ही आज 2024 में भगाया ठीक जाएगा। है सनी जी, जवाब ले लेते हैं। संजीव वर्मा जी, एलिगेशन लग रहे हैं कि संविधान को आप लोग खोखला कर रहे हैं, बदले की राजनीति बीजेपी कर रही है, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, ये एलिगेशन है आप लोग पे। रोहित जी देखिए, मेरे मित्र विपक्ष के हैं, अपना धर्म निभाना है और वो अपना धर्म निभा रहे हैं, लेकिन आज जनता जान रही है कि उनका भविष्य और वर्तमान केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के सरकारों में ही सुरक्षित है। वही भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जो यहाँ पर डबल इंजन की सरकार चला रहे हैं। अब एक समय कांग्रेस का भी था, उनके पास भी डबल इंजन की सरकार थी। इस समय भी डबल इंजन की सरकार है, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो हमारी केंद्र की सरकार चल रही है। अभी आज के अखबार में मैं पढ़ रहा था, कांग्रेस के जो शीर्ष नेतृत्व है उन्होंने कहा कि आप कंपैरिजन कीजिए 2004 से 14 में जीवन में क्या बेहतरी आई। तो जीवन में तो बेहतरी आई है। एक आम जन से लेकर आप किसी वर्ग की भी बात करें, जो गरीबों को 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर लाने का हमने काम किया, 80 करोड़ लोगों को खाद्यान्न देने का काम किया, कोरोना काल में 250 करोड़ वैक्सीन लगाने का काम किया, अपना घर अपना आवास देने का काम किया, जनधन खाते खोलने का काम किया। जो काम पिछले 60-65 सालों में जब कांग्रेस की सरकारें देश में रही और एक तरह से निष्कंटक राज्य इनका हुआ करता था, इनके आगे बोलने वाला कोई नहीं होता था, विरोध करने वाला कोई नहीं होता था। भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ की भी यदि बात करते हैं तो हमारी संख्या भी उस समय केवल 2 हुआ करती थी। आप जो चाहे वो उस तरह से सरकारें चला सकते थे। लेकिन बड़ी बात क्या होती है कि एक दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए, किसी काम को करने का एक मन होना चाहिए, लेकिन आपके पास मन नहीं था। आपने समय समय पर ऐसे नारे दिए। कभी आपने कहा गरीबी हटाओ, क्या गरीबी हटा दी? आपने कहा हम दो हमारे दो, क्या आपने उसका पालन अनुपालन किया? एक वर्ग को आप बोलते रहे हम दो हमारे दो, दूसरे को इजाज़त देते रहे 4 बीबी 44 बच्चे। जब हम यूसीसी का कानून लेकर आते हैं तब आप उसका विरोध करते हैं, जब हम समानता की बात करते हैं तब आप उसका विरोध करते हैं। क्या समानता का अधिकार नहीं होना चाहिए? क्या तमाम जो मातृशक्ति है उनको प्रॉपर्टी में समान अधिकार नहीं होना चाहिए? क्या जो हमारी बहनें हैं उनको जो 3 तलाक बोलकर उनका जीवन को नर्क कर दिया जाता था, घर से बेघर कर दी जाती थी, क्या उनके लिए जो हमने 3 तलाक को समाप्त करने की एक व्यवस्था करी वो क्या नहीं होनी चाहिए थी? आप देखिए, कांग्रेस पार्टी ने 2004 से 14 तक आपकी श्री मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व वाली जो सरकार थी, उन्होंने कहा कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का होगा। उसमें भी कोष्ठक लगा के बोला मुस्लिम। तो आप तुष्टीकरण की जो आप राजनीति करते रहे, आप ये बताइए, आपके पास 10 सालों का जो सरकार थी, आपने मुस्लिम वर्ग के उत्थान के लिए क्या किया? आपने क्या उनको शिक्षा में बेहतरी करने का काम किया? क्या आपने उनको रोजगार देने का काम किया? क्या आपने उनको सामाजिक उत्थान करने का काम किया? सामाजिक स्तर उनका ऊपर उठाने का काम किया? नहीं, आपने कुछ नहीं किया। आपने केवल और केवल उनको अपने वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया। आप मातृशक्ति की बात करते हैं। मातृशक्ति महिला आरक्षण का जो बिल पिछले 30-35 सालों तक आपकी सरकारों में अटकाए लटकाए भटकाए रखा गया। हमारी सरकार ने आते ही सार
उसमें 33% आरक्षण देने का काम किया। उत्तराखंड की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर मातृ शक्ति को 30% क्षैतिज आरक्षण देने का काम चलिए, किया। जवाब ले लेता हूँ जी जी सर, मेरी बात हो रही है। और तमाम वर्गों की यदि हम बात करते हैं, किसानों की बात करते हैं, तो किसानों को 3 लाख रुपए तक का ऋण 0% पर दे रहे हैं। किसानों को किसान सम्मान निधि दे रहे हैं। गन्ना किसानों का जो कांग्रेस के समय पर 4-4, 5-5 साल गन्ना मूल्य का भुगतान अटकाए लटकाए रखा जाता था, आज हम इंस्टेंटली पेराई सीजन में ही उसी सीजन में तुरंत उनको भुगतान कर रहे हैं। ये बदलाव हुआ है, ये जीवन स्तर ऊपर उठा है। हर घर नल की जो व्यवस्था है, हर घर बिजली की जो व्यवस्था है, हर गरीब को अपने घर में गैस की जो व्यवस्था है, जो अभी 2022 का जो हमारा विधानसभा का चुनाव हो रहा था, माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने एक दृढ़ इच्छा शक्ति रखते हुए जितने वायदे उत्तराखंड की जनता से किए थे, उन वायदों में मैक्सिमम वायदे अभी बहुत अल्पकाल, सर 1 मिनट में बात पूरी कर रहा हूँ, बहुत अल्पकाल हुआ है, अभी मात्र 1.5 साल के आसपास, 2 साल के आसपास का समय हुआ है। यूसीसी का वायदा किया था, यूसीसी लागू किया। कठोर धर्मांतरण की बात करी थी, वो लागू किया है। गरीब वर्ग को 3 सिलेंडर देने की बात करी थी, उसका अनुपालन आरंभ हो गया है। वृद्धावस्था पेंशन की बात करी थी, तो ऐसे में पहले जो एक व्यवस्था थी कि परिवार के एक व्यक्ति को दी जाती थी, आज हम पति और पत्नी दोनों को वृद्धावस्था पेंशन दे रहे हैं। तो ये परिवर्तन हुआ है, ये देखने की बात है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, रोहित जी, अपने काम पर विश्वास करती है। जो हमने ग्राउंड जीरो पे काम किया है उसका हम लोग उल्लेख करते हैं, उसको लेकर हम जनता के बीच जा रहे हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी की यदि हम बात करते हैं तो इनके पास हाथ बिल्कुल खाली हैं। ये केवल और केवल नेगेटिविटी की राजनीति कर रहे हैं। ये जब जनता के बीच जाते हैं, जनता इनसे पूछती है कि आप क्या करोगे, आपने क्या किया, तो इनके पास केवल ये एक ही नारा है, हमने मोदी विरोध करना है, हमने मोदी जी को बाहर करना है। तो मोदी फोबिया है, मोदी फोबिया से ग्रस्त हैं ये लोग। तो हाथ में कुछ है नहीं और दिमाग में भी कुछ है नहीं। ठीक है, कांग्रेस के जो मेहमान थे उनसे संपर्क टूट गया है फिलहाल। देवचंद उत्तराखंडी जी, देखिए जैसा मैंने बताया कि ग्राउंड जीरो पर हम लगातार हैं, जनता का फीडबैक ले रहे हैं प्रत्याशियों को लेकर, या फिर जिन सांसदों को दोबारा प्रत्याशी बनाया गया है उनसे जनता नाराज़ है, और लेकिन फिर भी कह रही है कि हम मोदी जी के नाते वोट मोदी जी के नाम पर ही देंगे। ये फैक्टर जिसके बारे में मैं लगातार आप लोग से चिंतन मंथन करता हूँ, ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए वरदान साबित हुआ है। इस चीज़ को कैसे, इस माइंडसेट को कैसे भेद पाएगा विपक्ष, कैसे जनता के मन से मोदी जी के मुंह को हटाएंगे आप लोग? देखिए रोहित जी, आपका पहले भी आपने सवाल पूछा था। पहले तो मैं थोड़ी सी एक बात बता दूं कि हमेशा बीजेपी को आपने सवाल पूछा था कि जनता के बीच में जो उम्मीदवार हैं उनके प्रति जनता की नाराज़गी है, सिर्फ मोदी के लिए है। जो सवाल पूछा गया था उन्होंने एक बड़ी लंबी झड़ी उसमें बता दी, लेकिन उसमें उन्होंने ये डाटा सिर्फ झड़ी रील की तरह उलट दी, लेकिन उसमें असलियत उनको पता नहीं, इसलिए लोग उम्मीदवारों से नाराज़ हैं। अगर वो उम्मीदवार इनको लेकर ग्राउंड में चलते तो जनता उम्मीदवारों से पूछती। आज का दिन ये हो गया है, अब इस चुनाव में पक्का इस बात से लोग हैं कि लोग उम्मीदवार को जरूर पूछेंगे। मोदी आने पर भीड़ तो जुटा देंगे, लेकिन उम्मीदवार को जरूर पूछेंगे। अभी आप जनधन खातों की बात कर रहे थे, तो मैं वर्मा जी से पूछना चाहूँगा कि ये बताएं कि कितने जनधन खाता खुलने के बाद अभी तक एक्टिव हैं, लाइव है, नहीं है। उत्तराखंड में कितने लोगों को घर मिला है, आप कुछ बात बोलने का, कितने लोगों को घर मिला है उसका विवरण दें। हर घर जल, हर घर नल, 4.5 करोड़ कितने लोगों के घर में, अरे 12.5 करोड़ बंदर उखाड़ के ले गए हैं। मैं उत्तराखंड की बात कर रहा हूं, सुन लो पहले। उसके बाद आप बोलते हैं कि 25 करोड़ गरीब हट
हटाए गए हैं या आपने हटा दिए हैं या हट गए हैं? अगर हट गए हैं तो 80 करोड़ जनता चरित्र को जो आपका आप है, राशन ये दे रहे हैं, चरित्र 25 आपका करोड़ जो ये 25 चरित्र करोड़ आपका लोगों है। को गरीबी रेखा से गरीबी रेखा बाहर से लाया ऊपर गया है। उठाने का बाहर काम लाया ऐसा गया भारतीय है, जनता तो पार्टी का इनका आंकड़ा है। 80 करोड़ लोगों को जो ये 5 किलो राशन दे रहे हैं उसमें घट तो जाना चाहिए था। 80 में से 25 घटा करके देश 65-64 बोलते हैं। देश की लेकिन ये जनसंख्या डाटा कितनी, ये देश डाटा की इनके जनसंख्या रिपीटेड कितनी है। पहले अभी बताइए, आपका देश की एक जनसंख्या स्लोगन चल कितनी रहा है है, ये बताइए बड़ा पहले। ध्यान से सुनिए। पहले एक स्लोगन चल रहा है, अब की बार 83% बेरोजगार। ये सुनने में ही बड़ा उल्टा लग रहा है कि ये गारंटी है मोदी की कि कुछ भी हो इस बार जो बेरोजगार होंगे वो 83% रखे जाएंगे। ऐसे आपके उसमें नेट में चल रहा है। ये थर्ड क्लास सोच यूकेडी की हो सकती है, यूकेडी की हो सकती है थर्ड क्लास सोच। ये थर्ड क्लास सोच आपका ये चोर की बात यूकेडी की हो सकती है, यूकेडी की हो सकती है। चौकीदार चोर है तो ये घटिया सोच है आपकी, ये आपकी घटिया सोच है। दो साधु संतों को जो है मंदिरों में भेज दो तो आप लोगों की बुद्धि सदमती आ जाएगी। आप गलत लैंग्वेज मत यूज करना कभी भी। मैंने बार बार आपको हिदायतें दे दी है। घटिया बात बोलोगे तो घटिया सुनोगे, आप गलत घटिया बोलेंगे घटिया सुनेंगे। समझ लीजिएगा, आप उठा के गलत लैंग्वेज फेंकेंगे मत यहाँ यूज पर। करो। 370 में आपने हटा दिया है। आप विवरण दें कितने कश्मीरी पंडित दोबारा कश्मीर चले रिस्टोर गए हैं। करनी चाहिए। आपको आप परमा जी रिस्टोर तमीज से करना बात चाहते करो, हैं, आप तमीज से उसको बात, रिस्टोर आपको करना कुछ बोलना चाहते नहीं हैं। आता। अरे आप बताइए कहीं ना, आप ये बताइए, बताओ, आप उसको रिस्टोर सैनिकों करना में चाहते बताओ, हैं। वो देश विरोधी हैं आप, आप देश में क्या विरोधी किया हैं, आपने? अर्बन आप नक्सलाइट हैं आप, आपने क्या अर्बन किया है? नक्सलाइट हैं आप, अर्बन नक्सलाइट हैं आप। नहीं, नहीं, नहीं। आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? संजीव आप वर्मा किस जी, तरह की बातें कर रहे हैं आप? संजीव वर्मा धारा जी, 370 संजीव वर्मा जी, धारा 370 के पक्षधर हैं आप। संजीव वर्मा जी, धारा जो गाली 370 देगा के उसको पक्षधर बड़ा हैं। पद आप देंगे, बताइए, जिसको गाली संजीव देगा बड़ा वर्मा जी पद देंगे। पूर्व सैनिक है। आप तमीज पूर्व से बात सैनिक है। करो, तमीज पूर्व से सैनिक बात है। करो, लैंग्वेज सुधारो। आपका तो हर आदमी यहाँ पर जो आपका जो उत्तराखंड में अध्यक्ष था वो भी आप मायावादी बोलते हैं और आप नक्सलाइट बोलते हैं। जिस जो गाली देगा आप उसी से प्रमोशन पाते हैं। आप तो खुद जैसे उग्रवादी काम हैं। करोगे मेरे उग्रवादियों भाई को वैसे कश्मीर सुनोगे। में जो जैसे उग्रवादी काम को सैनिक करोगे मारता है वैसे सुनोगे। उसको प्रमोशन अच्छे पाता है। काम- आप भी उसी अच्छे पर काम लीड कर रहे करोगे तो हैं। आप अच्छा उसी सुनोगे। मानसिकता के लोग हैं, गलत काम गलत करोगे, मानसिकता गलत के लोग। सुनोगे। आपने ध्यान वार रखिएगा वोट इस बात का। आपने वोट पेंशन स्कीम पर क्या किया? कुछ नहीं किया। आपके पास कोई डाटा नहीं है। इस प्रकार से जब भी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं बार बार यही बात बताता हूं, बीजेपी के अंदर एक चीज हो गया, जब इनको असली क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें इनके नाक में दम आ जाता है तो ये चिढ़ना और गाली देना शुरू करते हैं। हमारे वरिष्ठ पत्रकार भी देख रहे हैं, उन्होंने इतनी नसीहत दी लेकिन ये समझ नहीं सकते। अब भी अगर मैं पूछूं अंकिता भंडारी का जो असली गुनाहगार वो कहाँ है, फिर से गाली जेल देना में शुरू कर मालूम देंगे। नहीं है कोई क्या? नहीं। अरे असली जेल गाली में देना शुरू कर देंगे। तीनों अरे वो आरोपी आपके साथ जेल घूम में रहा हैं, है, आपको मालूम आपके साथ नहीं है खाना क्या? खा रहा है, आपके साथ मालूम घूम रहा नहीं है। है क्या? लेकिन अपने आपको आपको अपडेट मालूम करिए। आपको नहीं है। 24 घंटे के अंदर जेल के सलाखों दिल्ली के में पीछे किरण नेगी भेजने का का क्या हुआ? काम दिल्ली में हमारी किरण नेगी का सरकार क्या के हुआ? द्वारा किया नहीं गया। जवाब आपके पास। लेकिन आप मोदी आते हैं, उनकी तमाम लोग समझना ये संपत्तियों है को कुर्क करने आपने का काम हमारी 11,000 सरकार के करोड़ द्वारा रुपया किया गया। 11,000 जानकारी करोड़ होनी रुपया चाहिए। सिर्फ आपने अपडेट कीजिए पहले अपने आप को। एडवर्टाइजमेंट में आरफ लगाया जी, है। मैं आ रहा हूं आपके पास। संजीव। आपको 11,000 करोड़ रुपया आपने एडवर्टाइजमेंट में लगाया है। उस पैसे के लेके मोदी की आपने जो है थोड़ा पब्लिसिटी टीआरपी बढ़ाई है। लेकिन आपको हकीकत बता दें, एक आध लोगों से आपको ही पता होगा, अभी भी मोदी जादू खत्म हो चुका है। ये 2019 नहीं अरे है, आपके अब बोलने से खत्म क्या हो गया होता है है। श्रीमान? और आपको अच्छे जो बुद्धिजीवी जो वोटर हैं वो सब समझ गए हैं और उन्होंने ये हर जगह देख लिया कि बीजेपी को जब छेड़ो, जब कोई सवाल पूछो तो वो बौखला जाती है और बौखलाना इनका हार का लेकिन एक उत्तराखंडी निशानी जी, है। अरे बौखलाए हुए तो उत्तराखंडी आप जी, हैं। उत्तराखंडी जी, बौखलाहट तो जी, आपकी जी, दिखाई जी। दे एक रही सवाल- है। हम बौखलाए हुए संजीव- नहीं है। संजीव वर्मा जी। बौखलाहट आपकी दिखाई दे रही है। हम कल राजधानी देहरादून के खिसियानी बिल्ली अलग खंबा अलग नोचे। इलाकों में थे। देवचंद उत्तराखंड जी, हमारे रिपोर्टर अलग अलग इलाकों में थे, मैं स्वयं खुद अलग अलग इलाकों में था। लेकिन प्रत्याशियों को लेकर भले नाराजगी थी, लेकिन जनता मोदी जी के नाम पर सहमति जता रही थी, समर्थन जता रही थी। ऐसा नहीं है कि वो जादू वाली बात जो आपने की है। कल हम गए थे, हमने जनता की नब्ज टटोली है। मैं आपकी बात मानता हूं, लेकिन मैं अगर यहाँ पर ये है, मैं एक गाना अभी मैंने सुना नेट, मैंने लोगों से, उसमें ये बोला, उसमें वो है, झूठ बोले कौवा काटे काले कइयों से डरियो। मोदी जी बड़े झूठे हैं, इनका आप विश्वास न करियो। ये गाना वायरल हो रहा है बहुत जल्दी, तो आप ये भी सुन लेंगे, कोई बात नहीं, आपको दोनों चीज़ मिलकर चले जाएंगे और भी आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको देखने में मिलेंगे। लेकिन मैं ये बात को बिल्कुल अपने, मैं भी गया था, मैंने भी देखा है कि मोदी का जादू धीरे धीरे कम होता जा रहा है
और ये मोदी नाम पर वोट मांगेंगे, मंदिर के नाम पर वोट मांगेंगे। हम मंदिर विरोधी थोड़ी नहीं, हमने क्या हिंदू नहीं है, लेकिन इनको जब कोई ऐसी बात पूछे जाते तो ये बोलते हैं आप हिंदू नहीं। अभी देख लो, आप हमको नेकलाइज बोलते हैं। देश की सेवा करी हमने 30 साल और हमें देश के विरोधी। अरे आप घर में बैठकर हमारी बदौलत जिंदा हो, हमारी बदौलत जिंदा हो, नहीं तो कब पाकिस्तान आपको खंडर बांध करके घर से निकाल देंगे। लेकिन आपको ये समझ नहीं है, सैनिकों का सम्मान करना नहीं आता है, किसानों का सम्मान करना नहीं आता है, आम नागरिकों का सम्मान करना नहीं आता है। इतने आप तानाशाही हो गए और तानाशाही का अंत हो जाता है। मैंने पहले भी बताया, जनता बोल रही है कि रोटी को और सत्ता को अगर पलटा ना करो तो ये तानाशाही और रोटी जल जाती है। मैखुरी जी, मैं आपके पास आऊँगा। मैखुरी जी, चुनावी समर में मोदी जी की जो रैलियां हो रही हैं, हालांकि हम ग्राउंड पे भी थे, प्रत्याशियों से जनता नाराज है, जैसा कि पहला प्रश्न मैंने आपसे पूछा था, लेकिन मोदी जी के नाम पर अभी भी जनता समर्थन जता रही है। क्या ये जो पहला सवाल मैंने आपसे किया था कि इस फैक्टर से कैसे विपक्ष लड़ेगा, और यदि पांचों सीटों पर मुकाबले की अगर हम बात करें तो कहीं पे आपको किसी सीट पर फाइट लग रही है कि वहाँ पर इंटरेस्टिंग फाइट हो सकती है, बीजेपी को भी पसीने आ सकते हैं? असल में ये है कि कुछ योजनाएं केंद्र ने सीधे जो हमारे एमपी हैं उनका 5 करोड़ रुपया छोड़ करके बाकी सीधे एमपीज को ओवर रूल कर रखा है। वो तो पहले से ही है, जैसे जवाहर रोजगार योजना है, उसको तो लागू होना ही होना है। अब वो मनरेगा हो गई तो उसको तो लागू होना ही। उसी तरह से हर घर नल है, हर घर जल है, तो लागू होना ही है। उसमें बने हैं लोगों के घर। उसी तरह से प्रधानमंत्री आवास योजना है, उसमें बने हैं लोगों के घर। तो अब सांसद के हाथ पे तो अपना 5 करोड़ रुपया है, उसमें उसने कितना खर्च किया, इस बात को लेके जनता को सवाल भी पूछना चाहिए। आइंदा सांसद को जितना पैसा मिले पूरा का पूरा खर्च हो जाए, मार्च में वापस ना हो, इसकी व्यवस्था हर सांसद को करनी चाहिए। अब सांसदों का तर्क ये है कि साहब कुछ मानक ऐसे हैं कि जिसमें हम पैसा दे नहीं सकते, खर्च नहीं हो पा रहे, हम तो रिकमेंड करते हैं, लेकिन मानक वो मांग इसलिए खर्च नहीं हो पाई। तो वो मानक भी हम ही ने सुधारने हैं, सरकार ने ही सुधारने वो मानक। और हमारे पूर्व मित्र कह रहे थे मोदी जी जब आते हैं धर्म की बात करते हैं, तो मेरे ख्याल धर्म की बात करना अपराध नहीं है। धर्म के आधार पर तो देश ही बांट दिया था। उस समय तो भारतीय जनता पार्टी भी नहीं थी, मेरे ख्याल जनसंघ भी नहीं था। आपने तो धर्म के आधार पर देश बांट दिया था। तो धर्म की तो व्याख्या मतलब अपने हिसाब से करने का कोई औचित्य नहीं है। धर्म के आधार पर संविधान में अनेक व्यवस्थाएं बना गए हैं। जब समान नागरिक संहिता की बात करते हैं तो उसका विरोध कर रहे हैं आप लोग, जो कह रहे हैं धर्म की बात कर रहे हैं। तो भाई ये दो चीजें एक साथ नहीं चलती। हम तो कह रहे हैं समान नागरिक संहिता लागू हो पूरे देश में, एक जैसी न्यायिक व्यवस्था लागू हो पूरे देश में। एक व्यक्ति के लिए दूसरे न्याय की प्रक्रिया, एक व्यक्ति के लिए अगर उच्चारण भी कर देगा किसी की कास्ट का तो जेल चले जाएगा। अच्छा मैथुर जी, यूसीसी का मुद्दा जैसे आपने कहा, बड़ी अच्छी बात की। 2022 के चुनाव से पहले सीएम धामी ने आचार संहिता लगने से पहले यूसीसी लाने की बात कही थी और एक परिपाटी टूटी थी, दोबारा बीजेपी की सरकार बनी। ऐसा होता नहीं था, लेकिन रिपीट हुई सरकार प्रचंड बहुमत के साथ। यूसीसी पर जनता सहमत दिखी। क्या लगता है यूसीसी पर का कितना समर्थन मिल सकता है और यूसीसी के नाम पर पार्टी को कितना लाभ होगा? नहीं, दो चीजें हम अवश्य चाह रहे हैं संविधान में इस तरह के मतलब परिवर्तन हो। एक तो जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए। जब इंदिरा गांधी जी को आज से 40 साल पहले जनसंख्या नियंत्रण कानून की आवश्यकता महसूस हुई थी, तो अब क्यों नहीं? अब तो हम ठीक तिगुने हो गए हैं। उस समय हम 60 करोड़ थे, आज हम 134 करोड़ 140 करोड़ हो गए हैं। तो अब क्यों नहीं है आवश्यकता? लेकिन जो ही अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात आती तो बहुत सारे राजनीतिक दलों के खांचे में वो फिट नहीं बैठता। महिलाओं के रेप की बात आती, परसों ही जो है आशा रोड़ी में एक महिला फिर जो है सूटकेस में बंद मिली है, उसकी लाश 2 महीने बाद यहाँ पे मिली है। उसका मुद्दा कौन उठाएगा? लेकिन वो आपके राजनीतिक खाते पे सूट नहीं करता है, खांचे पे। तो प्रत्येक महिला की सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार का काम, प्रशासन का काम है। उस मुद्दे को उठाना, अगर वो मुद्दा दबाया गया है, उसकी एफआईआर नहीं हो रही, तो सभी राजनीतिक दलों को पहल करनी चाहिए, सरकार को भी करनी चाहिए। सरकार का तो आंकड़ा जाता है कि आपके राज्य में 109 महिलाओं के गायब होने की सूचना है। 20 महिलाएं थे, 22 महिलाएं देहरादून से गायब हैं पिछले 2 साल में। तो उनका कौन मुद्दा उठाएगा? विपक्ष इसलिए नहीं उठाएगा, उनके कांचे में फिट नहीं बैठती, लव जिहाद के कारण भी गायब हुए हैं। तो सरकार को भी उठाना चाहिए, विपक्ष को भी उठाना चाहिए ये मुद्दा।
तो निश्चित रूप से राजनीतिक किए, लेकिन जनता के मुद्दे भी अवश्य उठाइए, ये मैं समझ पाता हूं। तो दो चीजें हैं, एक तो समान नागरिक संहिता, एक जनसंख्या नियंत्रण कानून। भाई लोड प्रकृति पे पड़ रहा है ना, प्राकृतिक संसाधनों का कितना दोहन करेंगे। बांग्लादेश की ट्रेन में मैं देख रहा था, टीटी ही नहीं होता है वहां तो, क्योंकि इतनी भीड़ है कि टीटी तो मार खा जाएगा। तो लोग बिना टिकट के यात्रा करते हैं, वो रेल जैसे तैसे चलती है। 1900 मतलब 50-52 की स्थिति में जैसे भारत ने छोड़ा था, वैसे ही बांग्लादेश आ गया। क्यों? संसाधनों की इतनी लूट है, इतनी जनसंख्या बेतहाशा। हर साल एक ऑस्ट्रेलिया भारत पहुंच जाता है बांग्लादेश से। तो निश्चित रूप से एक तो बांग्लादेश पाकिस्तान की सीमाएं सख्त हों, उनपे नाके लगे, जो सीमा वार करे उसको वहीं शूट आउट किया जाए। और दूसरा जनसंख्या नियंत्रण कानून और समान नागरिक संहिता, ये हम चाहते हैं कि हर पार्टी के मैनिफेस्टो में हो। चलिए, संजीव वर्मा जी, देखिए बहुत अच्छी बात की, लॉ एंड ऑर्डर की बात करी मैकुरी जी ने, महिला सुरक्षा की, महिलाओं के इस बार केंद्र में रखकर ही ये इलेक्शन हो रहा है। बीजेपी की जनसभाओं में महिलाओं की प्रतिभागिता बहुत ज़्यादा देखी जा रही है। महिला सुरक्षा का मसला जिसको विपक्ष भी उठा रहा है, जनसंख्या नियंत्रण, और इसके साथ ही बहुत सारे ऐसे मसले हैं जिन पर सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। क्या सरकार इन मुद्दों को लेकर भी फील्ड में है, महिला सुरक्षा को लेकर, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर? हालांकि आप लोग कहते हैं कि भाई अब राम युग आ गया है, सब चीज़ें बढ़िया चल रही हैं, ये मुद्दे क्या आपके चुनावी हैं इस समय? रोहित जी, देखिए, हमारी जो केंद्र की सरकार है, चाहे राज्य की सरकार है, दोनों सरकारें सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस ध्येय वाक्य को लेकर चल रही है। यानी कि सबके लिए एक समान न्याय, ना किसी को कम ना किसी को ज़्यादा, तुष्टिकरण नहीं वरन संतुष्टिकरण के भाव से जो हमारी सरकारें चल रही हैं। और ऐसे में चाहे केंद्र सरकार के तमाम योजनाओं के जो लाभ मिल रहे हैं, वो न किसी की जाति देख रहे हैं, ना कोई वर्ग देख रहे हैं, ना कोई धर्म देख रहे हैं, और ना ही ये सब चीज़ों का एक तरह से संज्ञान ले रहे हैं। जो भी व्यक्ति उस दायरे में आ रहा है, उस व्यक्ति को वो समुचित लाभ दिया जा रहा है। चाहे जनधन खाते की हम बात करें, चाहे आवास की बात करें, चाहे नल अपना घर अपना नल की बात करें, चाहे शौचालय की बात करें, चाहे खाद्यान्न की बात करें, चाहे जो मुद्रा ऋण की बात करें, और चाहे हम किसानों को जो 3 लाख का ऋण दे रहे हैं 0% पर, हम उसकी बात करें, और तमाम ऐसे साधन संसाधन और ऐसे लाभ जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के माध्यम से जनता को दिए जा रहे हैं। चाहे जो हमारी मातृशक्ति उत्तराखंड में 6 लाख महिलाएं एनजीओ से संबंधित हैं, जो अपनी घरों की आजीविका में एक महत्वपूर्ण योगदान देती हैं एनजीओज़ के माध्यम से। और हमारी राज्य सरकार 40 से लेके 60% तक उसमें सब्सिडी देती है, और उनके द्वारा जो उत्पाद तैयार होते हैं उनकी मार्केटिंग की व्यवस्था भी सरकार काफ़ी हद तक करवा रही है। उसका सीधा सीधा एकमात्र उद्देश्य है कि हमारी मातृशक्ति का जीवन स्तर ऊंचा उठे, वो आर्थिक रूप से समृद्ध सुदृढ़ हो, उनका परिवार एक खुशहाल हो। और इन तमाम चीज़ों को दृष्टिगत रखते हुए तमाम वर्ग भारतीय जनता पार्टी की ओर लगातार आकृष्ट हो रहे हैं। अभी रोहित जी, आप देख रहे होंगे, आप भी समाज के बीच में रहते हैं, तमाम एक आम जनमानस से उनका व्यू लेते हैं, तो हर व्यक्ति का एक ही बात का बोलना है, देश कहीं सुरक्षित है, देश कहीं आगे बढ़ रहा है, देश का मान ऊंचा हो रहा है, तो मोदी जी के युग में हो रहा है। और हम देखिए जिस तरह से पूरे, छोटा सवाल मेरा भी था। जी जी बताएं। संजीव जी, मेरा मानना है जैसे 2014 से पहले हम उत्तराखंड की या फिर देश की राजनीति की अगर हम बात करें तो मुकाबला बड़ा कांटे का होता था। कोश्यारी जी का समय था, केसी सिंह बाबा जी का समय था, सतपाल महाराज भी कांग्रेस में थे, सांसद भी रह चुके, उस समय बड़ी टफ फाइट होती थी।
लेकिन अगर 2014 की बात करें, अगर इस समय मोदी जी का चेहरा आप हटा देती है बीजेपी, मान लीजिए उनके नाम पे चुनाव नहीं होता है, तब भारतीय जनता पार्टी अपना आकलन कहाँ पे करती है? रोहित जी देखिए, आपने 2014 से पहले की बात करी, तो 2014 से पहले पूरा देश एक हताशा, निराशा और घोटाला, भ्रष्टाचार और इन तमाम चीज़ों के एक अंधकार युग में जी रहा था। और ऐसे में आप ये देखिए, उस समय मैं कई सारी चीज़ों का चाहे तो कंपैरिजन कर सकता हूँ। आज बात आती है गैस की कि आज गैस महंगी है, उस समय आप बात करते हैं गैस की, आपको भी ध्यान होगा 1 साल में 6 सिलेंडर मिला करते थे, गैस की कालाबाजारी हुआ करती थी, और जो 400 450 500 रुपये का सिलेंडर 1500 रुपये से लेके 2000 रुपये तक मिलता था। 4-4 दिन लाइनों में लगना पड़ता था और 5वें दिन थक हार के फिर वही 1500 का और 2000 का लेना पड़ता था। जो हमारे मेहनतकश गरीब व्यक्ति जो अपना दिहाड़ी मजदूरी भी करते थे, ऐसे लोगों को भी 4 दिन 5 दिन, एक मिनट सर, मेरी बात पूरी होने दीजिए, 4 दिन 5 दिन अपनी दिहाड़ी छोड़नी पड़ती थी, और ये कितनी बड़ी एक दुश्वारी हुआ करती थी। आज सरकारें, आज जो हमारा विपक्षी दल है वो जातिगत जनगणना की बात कर रहा है, भाई से भाई को लड़ाने की बात कर रहा है, हम एक सौहार्द की बात करते हैं, हम सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। वो जातिगत जनगणना करके एक समाज के अंदर एक विद्वेष का भाव जागृत करने का काम कर रहा है। आरक्षण की बात आपको ध्यान होगा, राजीव गांधी जी का सरकार थी उस समय, और उन्होंने एक मिनट सर, उनका वक्तव्य लीजिएगा। उनको राजीव गांधी जी ने 1.5 घंटा लोकसभा के अंदर इस बात का विरोध किया था कि ओबीसी को आरक्षण नहीं देना चाहिए, और ये एक पूरा का पूरा उसमें है। और मैं सोचता हूं, आप लोग आरक्षण की बात करते, इनके जितने मैनिफेस्टो में इन्होंने जितने वायदे किए वो सारी चीजें हम पहले से कर रहे हैं। एमएसपी की आप बात करते हैं तो एमएसपी हमारी केंद्र सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा हमने 50% से लेके 250% तक की अपने जितने भी उपज हैं उनमें वृद्धि करने का काम किया। और यदि कमेंट ले लेता हूं, हाँ, यदि आप इतने ईमानदार हैं तो आज आपकी तेलंगाना में, आज आपकी कर्नाटका में, आज आपकी हिमाचल प्रदेश में सरकारें हैं। यदि आप आरक्षण लागू करना चाहते हैं, जातिगत जनगणना लागू करना चाहते हैं, एमएसपी लागू करना चाहते हैं, तो आप इन 3 स्टेट में करके दिखाइए, हम भी मान लेंगे कि आप कितने ईमानदार हैं अपनी बातों के प्रति। सवाल मेरा आपसे भी है कि अगर भारतीय जनता पार्टी मोदी जी का चेहरा अगर हटा देती है, आप भी एक राजनीतिज्ञ हैं, पॉलिटिशियन है, मोदी जी का चेहरा अगर हटा देती है तो भारतीय जनता पार्टी को कहाँ आंकते है यूकेडी? रोहित जी, आपका विश्लेषण, आपका जो एनालाइज है इस विषय जो आपने जनता के बीच जाकर पता किया है, उससे स्पष्ट है, मेरे को जवाब देने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं कि वर्मा जी सामने बैठे, उनको विश्वास नहीं होगा। मैं अभी बता रहा हूं कि जिस दिन उन्होंने मोदी का चेहरा हटा दिया और किसी अन्य को आगे लागे, उस दिन चारों खाने चित है बीजेपी। ये आप आज लिख करके ले सकते हैं। दूसरी बात, अभी जस्ट गैस सिलेंडर की बात जैसे आप कर रहे थे, इनको ये पता था कुछ दिन पहले तो गैस सिलेंडर भी तो नहीं हुआ करता था। ये तो एक क्या बोलते हैं, एक संचलित आगे चलता हुआ विकास है। कभी गैस सिलेंडर एक बना तो फिर बहुत सारे बने, फिर ज्यादा बने, आगे तो ये भी हो जाएगा, घर घर गैस की पाइपलाइन पहुंच जाएगी। ये आपका होने। सवाल ये है कि महंगाई जब 450 का सिलेंडर था तब आपके लोग सिलेंडर के ऊपर चढ़कर सब्जी लेकर बैठ के सिर पे चलते रहते हैं। आज जब 1100-1200 हो गया, 100 रुपये कम करके महंगाई घटी ना, उदाहरण करके देते हैं। वही चीज जब आप पेट्रोल 35 रुपये की बेचने की बात करते थे, वोट ले लिए, उसके बाद आपने उसको 100 से पार करा दिया। अभी आप 400 पार, लहसुन प्याज उसको एक बार आपने देखा, ऐसे मेरे को लगता है यही चीजें दालें 400 पार हो जाएंगी। लेकिन जो विशेष एक चीज मैं बताता हूं, जो छोटे छोटे बातें जैसे ये बोलते हैं समानता, जब बोलते हैं भ्रष्टाचार, अगर इनसे हम तथ्य लेकर चलें तो बीजेपी को मुंह दिखाने के लिए, जवाब देने के लिए बात नहीं होगी। अभी अगर आप सुनना चाहें तो मैं एक वीडियो सुनाता हूं जो कि जो संसद में खुद क्या नाम बोलते हैं, अपना प्रधानमंत्री बोलते हैं, और आज जनता के बीच में बीजेपी के नारे लग रहे हैं।
आपको आपत्ति है जय पूरा श्री राम सुनो। से? इसमें अरे उन्होंने आपको आपत्ति है जय श्री राम से? सीधा बोला अरे आप तो राम अरे उसमें द्रोही, सीधा- आप तो राम द्रोही हो, आप तो राम विरोधी देखो, हो, गलत बात आप मत तो बोलो। राम द्रोही हो, गलत बात मत राम बोलो। को काल्पनिक अभी इसमें बोलते हो, सीधा बोला राम गया है। द्रोही हो, आप राम SC, द्रोही हो ST, मेरे OBC भाई, मुर्दाबाद राम बोल रहे हैं। द्रोही हो, तो मैं तो सिर्फ अरे ये बोल आप रहा हूं, राम मैं इनका द्रोही हो, पक्षधर नहीं राम बात कर रहा। द्रोही हो, मैं ये आप बोल रहा लोग, हूं आप सबका तो राम साथ, द्रोही सबका हो। विकास का हम मतलब तो- क्या है? हम मैं तो- ये हम तो चीज- बोलते हैं, सबका हम तो क्या है? सबके साथ ऐसे सबका ही हमारे विकास की पास ही में बात कर रहे हैं भाई। अगर वो अरे मैं आपको अच्छा वीडियो नहीं क्लिप के लगता, माध्यम से भी दिखा आपको रहा अच्छा हूं। नहीं मेरे लगता अपने है ना वक्तव्य वो। नहीं है, लेकिन वर्मा जी जरा शांत हो जाइए, सुन लीजिए, ये मेरे वक्तव्य नहीं है, ये आपके अंदर एक बहुत बड़ा कबाड़ा घुसा हुआ है जो आप संघ की उससे लेकर नीति के लेकर चलते हैं। और फिर संसद में खुद ये प्रधानमंत्री ने भी इस चीज का बोला है, हम आरक्षण का पक्षधर नहीं बोल रहे हैं, लेकिन आप समाज को बांटने की बात करते हैं। अभी मैखुरी जी ने कितना बढ़िया बात बोलती, जब एक आदमी के लिए एक कानून है, सबके लिए समान कानून होना चाहिए, लेकिन अरे ऐसा तो उत्तराखंड विरोध में तो आप ही और कर रहे हो अन्य ना राज्यों भाई। में भी नहीं है। विरोध तो हम आप ही देख कर रहे रहे हैं, हो, विरोध तो आप कर रहे हो ना। अरे हम क्या विरोध कर रहे हैं? अरे आप ही तो विरोध कर रहे हो। आपके अंदर खाली पॉलिसी, आपने यूसीसी आ गई, लेकिन यूसीसी का इंपैक्ट क्या हुआ? मैं वही तो बोल रहा हूं, आप इंपैक्ट करो। 370 हट गया, इंपैक्ट क्या हुआ? कितने कश्मीरी उधर चले गए? उसके बाद आप आपको दिखाई नहीं दे रहा? राम मंदिर भी आतंकवादी ने आपने, पूरी तरह राम मंदिर सरेंडर कर दिया आता है है मेरे भाई। इसलिए लोग चुप हैं। नहीं तो पत्थरबाज जहां पर खत्म बनना हो चाहिए चुके वहां तो हैं। नहीं बनाया। पत्थरबाज तो आप समाप्त धोखा- हो चुके हैं। धोखेबाज हैं, भ्रष्टाचार हैं, और उसके बाद आप लोग अपने आप को तो नहीं मानते, दूसरों को बोलते हैं। लेकिन मैंने एक चीज़ तो आपके माध्यम से, आपकी भाषा से मेरे को ये पता चल गया है, जो आप दूसरों को वही बोलते हैं जो आप खुद हैं। आप दूसरों को आतंकवादी, दूसरों को क्या नाम बोलते हैं, माओवादी बोलते हैं। आपके अंदर ये चीज़ है, आप देशद्रोही आप स्वयं हैं। दूसरा इस अगर तरह कोई का पूछे व्यवहार मत उसको कीजिए। देशद्रोही बोलते हैं। इस अरे तरह का आप कभी व्यवहार जा मत करके, कीजिए, कोई कभी नहीं जा बोलेगा करके आपको। एक बंदूक तो छोड़ो, एक डंडा लेकर चलो जरा कश्मीर में, आपको वो भी नहीं चलाना आएगा। और बात करते हैं यहाँ पर आपकी देश में हम ये करते हैं, आपके सारे आंकड़े जो आप बोल रहे हैं ये शुरू कर दिया, वो शुरू कर दिया, ये जुमले हैं। और मैं पहले भी बता रखा हूं, ये आपके कोनी में गुड़ लगाने के जैसे हैं। बात वो सत्य होती, जैसे मैखुरी जी बता रहे हैं कि आप धरातल पर लागू कर लिए होते कि इसके ये इम्पैक्ट हुए। आज तो यूसीसी हमारे उत्तराखंड समाज जैसे चीज के लिए एक जो है वो अभिशाप होगा आगे चल करके, जिस ढंग से आपने यूसीसी को लागू कर रहे हैं। एक पुत्री एक पुत्र अपने पापा को ये तो नहीं बोल सकता कि मैं आज उस होटल में जाकर मैं खुलेआम वहां जा रहा हूं, लेकिन आपने यूसीसी ला करके वो काम किया। हम विरोध नहीं कर रहे हैं, उसके कुछ लोगों के पास पहले उसका अध्ययन तो कराते, इसका बैड इम्पैक्ट क्या होगा और इसका जो है अच्छा क्या पड़ेगा। लेकिन आपने कभी आपने अपने बहुमत के उसमें, अपने घमंड में, आपने किसी विपक्ष को या किसी और अच्छे बुद्धिजीवी को देखे बगैर उसको आपने पास कराया, और फिर बोलते हैं हमने ये अच्छा काम किया है। ऐसे ही इसीलिए रोहित जी बार बार बोल रहे हैं कि अगर मोदी जी का चेहरा हट गया तो बीजेपी के जो 500 सांसद हैं इनको तो लोग पहचानने से भी इनकार कर देंगे। तो मैं इसी साथ कह रहा हूं कि एक बार मोदी का चेहरा हट जाओ, जो बीजेपी है चारों खानों चित है। चलिए, तो कुल मिलाकर लबोलबाब यही है कि जनता जो है मोदी जी के नाम पर अभी भी उनको समर्थन दे रही है। तमाम राजनीतिक दलों को अभी भी भरोसा है कि वो उत्तराखंड की अगर हम बात करें या फिर देशव्यापी पूरे इलेक्शन की बात करें तो इस बार आस लग रही है। इंडिया गठबंधन भी उत्साहित है, एनडीए भी उत्साहित है और 400 प्लस का नारा दिया जा रहा है। इधर भारतीय जनता पार्टी ने स्टार प्रचारक जो है पूरे देश में झोंक दिए हैं। उत्तराखंड में भी स्टार प्रचारक शुरू हो गए आने, और कांग्रेस की तरफ से भी लगातार स्टार प्रचारकों का आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। यूकेडी या फिर जवाम निर्दलीय प्रत्याशी हैं, उनको भी आस लग रही है कि इस बार शायद उनका जो भाग्य है वो चमकेगा। तमाम मेहमानों का हम शुक्रिया अदा करेंगे। देवचंद उत्तराखंडी जी बहुत बहुत धन्यवाद, हरीश मैखुरी जी बहुत बहुत धन्यवाद, संजीव वर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद, और आशीष सैनी जी जुड़े थे हमारे साथ, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिग फाइट में मेरे साथ बस इतना ही। देश और प्रदेश